नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं आप सब बढ़िया होंगे। आपका जो ब्रह्मास्त्र है, ब्रह्मास्त्र सेट पेपर नंबर आज है 24, है ना। तो सभी लोग बढ़िया से आ जाइए, ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा, है ना, ताकि ज्यादा लोग देखें। तो सभी लोग बढ़िया से आ जाइए। विजन एग्री अकेडमी में आप सभी का स्वागत है। नमस्कार साथियों, सभी लोग आ जाइए। बफरिंग अब कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? अब ऑल ओके है। अब बफरिंग तो नहीं हो रही है, वॉइस क्लियर आ रही है, वॉइस प्रॉब्लम अब नहीं होगी। जल्दी से आ जाइए सभी लोग। गुड इवनिंग एवरीवन, जल्दी से आ जाओ मित्रों। आज आपका ब्रह्मास्त्र सेशन 24 है, 24वां सेशन है। सभी लोग जल्दी से आ जाइए। स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। यूपी ट्रिपल एससी एजीटीए 2024 के लिए ब्रह्मास्त्र प्रैक्टिस सेट 24। आज जो है हम आपको एक इंफॉर्मेशन भी देना चाह रहे थे कि आपका जो एग्जाम है लगभग अप्रैल लास्ट या अप्रैल के बाद ही होगा, मार्च अप्रैल के बाद ही होगा, है ना। तो अब भी आपके पास पर्याप्त समय है, 5 से 6 महीने हैं आपके पास तैयारी के लिए। अब भी 5 से 6 महीने में है आपके तैयारी के लिए एजीटीए की। तो बढ़िया से पढ़ते रहिए, तैयारी करते रहिए और प्रैक्टिस सेट को एनालाइज करते रहिए। आपका सेट पेपर नंबर 24 कृषि कंप्यूटर और आपका जो है यूपीजी के इसमें पूरा करवाते हैं आपको। कृषि के 65 क्वेश्चन, आपके कंप्यूटर के 15 क्वेश्चन और यूपीजी के 20 क्वेश्चन कंप्लीट यहाँ पर आपका सेशन होता है। ठीक, तो शुरू करते हैं बच्चों आज के सेशन को, आपका सेट पेपर नंबर 24। तो सबसे पहले आपका जो ब्रह्मास्त्र सेट पेपर चलता है, इसका जो पीपीटी है, जो बच्चे मतलब एक है पीडीएफ है ना। जो आपका ब्रह्मास्त्र सेशन, इसकी पीडीएफ आपकी पेड है, जो कि आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में एप्लीकेशन का लिंक मिल जाएगा। वहां से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं या फिर कहें वहां ये आपको मिल जाएगा, है ना। सर इस यूट्यूब प्रैक्टिस से काम चल जाएगा या ऐप में प्रैक्टिस बैच लेना पड़ेगा? देखिए, ऐप में हमारा कोई प्रैक्टिस बैच नहीं है भाई, हमारा कोई प्रैक्टिस बैच नहीं है। यहां पर आपको लाइव आपको क्लास कराते हैं प्रैक्टिस सेट की। इसका पीडीएफ है, वो पेड है, जो कि एप्लीकेशन में जाके मिलेगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। ब्रह्मास्त्र 60 सेट पेपर के नाम से है, जिसमें 20 फुल लेंथ है, 40 टॉपिक वाइज है और एक प्रिंटेबल पीडीएफ है। कंप्लीट आपका ब्रह्मास्त्र सेट पेपर है ये। ठीक, इसका प्राइस 299 है। इसके लिए आप पीडीएफ परचेज करना चाहें तो ये कर सकते हैं। ठीक, और बाकी आपको जो है थोड़ा सा अभी बाद में बताएंगे बाकी चीजों के बारे में। क्लास को शुरू किया जाए। ब्रह्मास्त्र सेट पेपर के बारे में मैंने बता दिया है और अब क्लास को हम शुरू कर रहे हैं आपका सेट पेपर नंबर 24 को। तो 24 का पहला प्रश्न आपके सामने ये रहा, है ना। आपके सामने 24 का पहला क्वेश्चन ये रहा भाई। पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्राइमरी रॉक? निम्नलिखित में से कौन प्राथमिक चट्टान है? सैंडस्टोन, शैल है, डोलोमाइट या ग्रेनाइट? तो भैया ग्रेनाइट क्या है भाई? हमारी प्राथमिक चट्टान है, या फिर कहें प्राइमरी चट्टान है। कौन सी आपकी प्राथमिक चट्टान है? ग्रेनाइट, है ना। ग्रेनाइट कैसी चट्टान है बच्चों? हमारी प्राथमिक चट्टान है, प्राइमरी
रॉक से। ऑप्शन डी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, ब्लैक सॉइल आर जनरली पुअर इन कंटेंट। काली मिट्टी आमतौर पर सामग्री कम होती है। काली मृदा में किसकी सामग्री कम होती है भैया? चूना कम होता है, मैग्नीशियम कम होता है भाई, फास्फोरस या आपका पोटेशियम। किसकी कमी पाई जाती है काली मिट्टी के अंदर? तो भैया काली मिट्टी के अंदर आपका फास्फोरस की कमी पाई जाती है। किसकी कमी पाई जाती है बच्चों? फास्फोरस की कमी देखने को मिलती है। ठीक, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर आपका जो है 3 रहा। इन इंडिया द मैक्सिमम एरिया इज कवर्ड बाय विच टाइप ऑफ सॉइल। भारत में सर्वाधिक क्षेत्रफल किस प्रकार की मिट्टी से ढका है? लैटराइट सॉइल से, रेड सॉइल से, ब्लैक सॉइल या काली एलुवियल सॉइल या फिर कहें जलोढ़ मृदा से। तो बच्चों आपका जो है सर्वाधिक कौन सा एरिया है? देखो आप चाहे ब्लैक ले लो, चाहे रेड ले लो, चाहे एलुवियल ले लो, तो सबसे ज्यादा जो एरिया है या चाहे परसेंटेज वाइज हो चाहे आपका क्षेत्र में हो, वो किसका है? आपका एलुवियल सॉइल का है, जलोढ़ मृदा का है ना। दूसरे स्थान की बात करें तो परसेंटेज वाइज रेड सॉइल है और आपके एरिया के मुताबिक आपका जो है ब्लैक सॉइल दूसरा स्थान रखती है। ठीक, नेक्स्ट चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर आपका जो है 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 है, which of the following soil types becomes less fertile due to the intense leaching caused by tropical rains। उष्णकटिबंधीय वर्षा के कारण, तीव्र निच्छालन के कारण निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी कम उपजाऊ हो जाती है? लैटराइट, रेड सॉइल, ब्लैक सॉइल या एलुवियल सॉइल। तो आपकी जो लैटराइट मृदा होती है ना, तो पहले से ही टिक लगा है। चलिए मैं इसको थोड़ा सा चेंज करने की कोशिश करता हूं, रुक जाइए बच्चों, 1 मिनट। एक्चुअल में ये ओपन नहीं होगा। 14, 24, 24 1 मिनट। क्या है, ऑलरेडी हाईलाइट हो रखा है, इस वजह से दिक्कत हो रही है। चलिए थोड़ा सा काम चला लीजिए क्योंकि वो पीडीएफ में ऑलरेडी हाईलाइटेड है। ठीक है, उसे हम ठीक नहीं कर सकते अभी। ठीक है, तो अभी काम चलाइए थोड़ा सा। बताइए राइट आंसर। तो यहाँ पर लेटराइट सॉइल, राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? यहाँ पर लेटराइट सॉइल या फिर कहें आपका जलोढ़, आपकी जो है सॉरी आपकी लेटराइट मृदा है ना। तो तीव्र निच्छालन से उष्णकटिबंधीय वर्षा के कारण जो है, तीव्र निच्छालन के कारण मिट्टी में या फिर निम्न कौन सी मिट्टी जो है कम उपजाऊ हो जाती है? तो वो है भैया हमारी लेटराइट सॉइल, लेटराइट मृदा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 है, ओ हॉरिजोन इज अब्सेंट इन विच ऑफ सॉइल। ओ क्षितिज किस मृदा में अनुपस्थित होता है? वर्जिन सॉइल में, कुंवारी मृदा में, फॉरेस्ट सॉइल में, एरेबल खेत सॉइल में या सैलाइन सॉइल में, लवणीय मृदा में। तो भैया ओ हॉरिजोन से मतलब है आपका, ओ हॉरिजोन से मतलब है आपका ऑर्गेनिक हॉरिजोन। ऑर्गेनिक हॉरिजोन नॉर्मली हमारा जो एरेबल सॉइल होती है या फिर खेती वाली मृदा होती है, उसमें क्या होता है आपका जो है अनुपस्थित होता है, क्योंकि खेती करते रहते हैं। तो खेती करने से आपका ओ हॉरिजोन क्या हो जाता है? गायब हो जाता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑर्गेनिक मैटर कंटेंट ऑफ इंडियन सॉइल जनरली इज। भारतीय मिट्टी में कार्बनिक पदार्थ की मात्रा सामान्यतः होती है 0.5 से 1.0, लेस देन 0.5%, 1.0 से 1.5% या फिर कहें ऑप्शन डी 1.5 से 2%। तो नॉर्मली मिट्टी में या फिर कहें भारतीय मृदा में कार्बनिक पदार्थ की जो मात्रा होती है बच्चों, वो होती है 0.05 से कम या फिर सॉरी लेस देन पॉइंट या फिर कहें लेस देन 0.5 से कम होती है। ठीक, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाता है भारतीय मृदाओं में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका जो है 7 है, द कार्बन नाइट्रोजन रेशियो ऑफ जनरल सॉइल इज। सामान्य मिट्टी का कार्बन नाइट्रोजन अनुपात कितना होता है? आपका जो 10:1, 9:1, 4:1 या 14:1। तो नॉर्मली हमारी सामान्य मृदा का कार्बन नाइट्रोजन अनुपात 10:1 होता है। कितना होता है? 10:1 सामान्य मृदा का कार्बन नाइट्रोजन रेशियो। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ईएसपी ऑफ सैलाइन सॉइल इज। लवणीय मिट्टी का ईएसपी, सोडियम,
परसेंटेज। ईएसपी क्या होता है बच्चों? एक्सचेंजेबल सोडियम परसेंटेज। ठीक, तो सैलाइन सॉइल का ईएसपी कितना होता है? 15% से कम, 15% से अधिक, 8.5, 4 से अधिक। तो नॉर्मली क्षारीय मृदा में तो देखो आपका जो ईएसपी होता है वो अधिक होता है। ये कहें कि क्षारीय मृदा, क्योंकि एक्सचेंजेबल सोडियम की मात्रा या विनिमेय सोडियम की मात्रा अधिक होती है क्षारीय मृदा में, तो लवणीय मृदा में क्या होता है? 15% से कम क्या होता है? ईएसपी देखने को मिलता है। नेक्स्ट बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग सॉइल ऑर्डर इज अल्फीसोल? निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी का क्रम अल्फीसोल होता है? आपका लेटराइट सॉइल, रेड सॉइल लाल मृदा, या ब्लैक सॉइल काली मृदा, या एल्यूवियल सॉइल जलोढ़ मृदा? किस मृदा का क्रम जो है आपका क्या होता है? अल्फीसोल होता है। तो भैया अल्फीसोल तो किसे कहते हैं? आपका रेड सॉइल को कहते हैं, है ना। रेड सॉइल को क्या कहते हैं? अल्फीसोल कहते हैं। क्या कहते हैं? रेड सॉइल को अल्फीसोल्स कहते हैं। ब्लैक सॉइल को क्या कहते हैं? वर्टिसोल्स कहते हैं। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। प्रश्न नंबर 10 है, वर्टिसोल इज फाउंड हाईएस्ट इन द स्टेट ऑफ? वर्टिसोल किस राज्य में सर्वाधिक पाई जाती है, या फिर सर्वाधिक या फिर सबसे अधिक पाया जाता है? वर्टिसोल सर्वाधिक या फिर सबसे अधिक कहां पाया जाता है? ऑप्शन ए मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी है आपका महाराष्ट्र, ऑप्शन सी यूपी, ऑप्शन डी आपका कर्नाटक। अब देखो एग्जाम मतलब घुमाएगा, मतलब वर्टिसोल से कह रहा है आपका ब्लैक सॉइल, है ना। वर्टिसोल का मतलब क्या है बच्चों? ब्लैक सॉइल, काली मृदा। तो काली मृदा कहां अधिक है? महाराष्ट्र के अंदर। सेकंड किसका स्थान है? आपका गुजरात का। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 है। क्वेश्चन नंबर 11 पर जाने से पहले कुछ चीजें हम आपको अब बताना चाहेंगे। आपका सेशन का श्री गणेश कर दिया है, थोड़ा सा 2 मिनट आपका जो है लगेगा आपको चीजों को बताने के लिए। ठीक, तो भैया आपके जो स्टडी मटेरियल की बात करें यूपी ट्रिपल एससी एजीटीए के लिए, आपका कंप्लीट प्रिंटेड मटेरियल या फिर कहें स्टडी मटेरियल आपको घर पर भेजाकर आपकी होम डिलीवरी करके आपको प्रोवाइड किया जा रहा है। ये कोई पीडीएफ कोर्स नहीं है, ये कंप्लीटली प्रिंटेड नोट्स हैं, प्रिंटेड फॉर्म में आपके घर पर भेजने के लिए तैयार है। मात्र 1500 रुपए में आपको एक कंप्लीट नोट्स एग्रीकल्चर का मिलने वाला है, जिसमें आपका संपूर्ण कृषि सिलेबस के अकॉर्डिंग रहेगा, जो कि आपके घर पर डायरेक्टली कुरियर के माध्यम से भेजाया जाएगा। ठीक, इसमें जो है आपका मूल्य कितना है? 1500। जो लोग एक खरीदना चाहते हैं वो मेरे मोबाइल नंबर पर 7880497104 पर जो है कॉल करके मुझे इन्फॉर्म कर सकते हैं कि सर, या फिर पेमेंट का स्क्रीनशॉट भेज सकते हैं। तो 1500 रुपये में ये मिलेगा। आपको क्या करना है? मेरे मोबाइल नंबर पर कॉल करना है या मैसेज करना है व्हाट्सएप पर 7880497104। ये मैं लास्ट में नंबर बता दूंगा। नेक्स्ट आपका योद्धा बैच, हमारे योद्धाओं के लिए जो लास्ट टाइम बैच है, फास्ट ट्रैक बैच है, ये 3 महीने में कंप्लीट होगा। कंप्लीट सिलेबस इसमें आपको मिलेगा। ठीक है, 1400 पेज है, इसमें हम प्राइस कम नहीं कर सकते, है ना। 1400 पेज इसमें प्राइस नहीं कर सकते कम। ठीक, योद्धा बैच हिंदी माध्यम में रहने वाला फास्ट ट्रैक बैच है। बैच 1 दिसंबर से जो है शुरू होने जा रहा है, जिसके जो है आपके एडमिशन होंगे कब तक? आपके 30 नवंबर तक। 3 महीने तक वैलिड रहेगा ये। 3 आवर क्लास चलेगी, 3 घंटे क्लास चलेगी डेली। लिमिटेड सीट है, केवल 30 सीटें इसमें आपको मिलेंगी। लास्ट डेट एडमिशन की 30 नवंबर है। प्राइस 1999 है और 10% अभी ऑफ चल रहा है, तो 10% आप ऑफ ले सकते हैं। मतलब ये कहें कि आपका जो है 1799 में आपको मिल जाएगा। ठीक, नेक्स्ट बात करें योद्धा बैच में क्या मिलेगा? 3 घंटे की डेली लाइव क्लास रहेगी, क्लास नोट्स प्लस ई बुक मिलेंगी, 40 प्लस टेस्ट मिलने वाले और रिकॉर्डेड क्लास मिलेंगे। किसमें? आपका योद्धा बैच में हिंदी माध्यम में पूरा रहने वाला है। नेक्स्ट बात करें आपके टेस्ट सीरीज की, यूपी ट्रिपल एससी एजीटीए के लिए आपके 40 फुल टेस्ट, 50 टॉपिक टेस्ट, 30 सेक्शनल टेस्ट आपको प्रोवाइड करा रहे हैं 299 में मात्र। और आपका जो आपके प्रिंटेड नोट्स है उसका ही आपका जो पीडीएफ कोर्स है, पीडीएफ नोट्स आपको 499 में कंप्लीट सिलेबस पीडीएफ नोट्स कृषि कंप्यूटर यूपीजी के इसमें प्रोवाइड करा रहे हैं आपको पीडीएफ नोट्स में। ठीक है, तो पीडीएफ नोट्स या बंडल कोर्स भी ये ले सकते हैं आप, 499 में है। ये आपका जो है ये कहें कंप्लीट आपका जो है
प्राइस है। किसके लिए? आपका एजीटीए के लिए। कोई प्राइस ज़्यादा नहीं है आपका प्रिंटेड का भाई। प्रिंटेड में आपका जो है 14 से 1450 पेजेस है। 300 रुपये हमारा डिलीवरी चार्ज आता है और प्रिंटिंग कॉस्ट लगभग आपकी 700 से 800 रुपये आती है ना। तो इसमें हम कोई भी कुछ भी कम नहीं कर सकते। और साथ में साथ आपका वाइंडिंग हो गया, वो भी खर्चा आ जाता है। साथ में साथ आपका जो है भिजाने का ऊपर का कवर हो गया, सब बहुत सारा खर्चा आ जाता है। ठीक है, तो लगभग मिनिमम प्राइस इसका 1500 है। इसमें मुझे कुछ भी नहीं मिल रहा है ना। प्राइस ज़्यादा नहीं है, चाहे तो आप ले सकते हैं, नहीं चाहे तो आप मत लीजिए, है ना। कंटेंट आपका अच्छा है, अगर कि आपको देखना है डेमो देख सकते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, आपका अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर आपका जो है 11 है। प्रश्न नंबर 11 है, इन विच टाइप ऑफ सॉइल कैन अल्टरनेट श्रिंकिंग एंड स्वेलिंग वी ऑब्जर्व्ड। किस प्रकार की मिट्टी में बारी बारी सिकुड़ना और फूलना देखा जाता है? तो भैया किस में देखा जाता है? एंटीसोल्स में, अल्फीसोल्स में, या फिर कहे ऑप्शन सी आपका वर्टीसोल में, वर्टीसोल्स में, या फिर कहे ऑप्शन डी आपका ऑक्सीसोल्स में, ऑक्सीसोल्स में। तो भैया स्वेलिंग और आपका बार बार फूलना सिकुड़ना किससे होता है? मॉन्ट मोरेलाइट से होता है ना। ठीक है, मॉन्ट मोरेलाइट से क्या होता है आपका? मॉन्ट मोरेलाइट से क्या होता है? काली मिट्टी में सिकुड़ना व फैलना होता है ना। गीली होने पर मिट्टी फूल जाती है और सूखने पर क्या होती है? सिकुड़ जाती है। किसके कारण? आपका मॉन्ट मोरेलाइट क्ले मिनरल होने के कारण। ठीक है, तो ये नॉर्मली आपका सिकुड़ना फैलना किसमें होता है? वर्टीसोल्स में होता है। किसमें होता है? ब्लैक सॉइल, काली मृदा में के अंदर होता है। ठीक, ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, मोबाइल नंबर और व्हाट्सएप नंबर है। नोट करना चाहे तो नोट कर सकते हैं। कोई भी जानकारी चाहिए, कोई भी डाउट हो, हम देखो ओपन डाउट देते हैं बच्चों। देखो हमारे पास ज़्यादा टाइम नहीं मिलता मुझे, क्योंकि सुबह हमारे लगभग 12 बजे तक ऑफलाइन क्लासेस चलती है। सुबह 7 बजे से 12 बजे तक केवल हमारी ऑफलाइन क्लासेस चलती हैं, जिसमें आपका सेट पेपर होता है। तो 12 बजे के बाद फिर हमारी जो है ऑनलाइन क्लास भी चलती है, तो मुझे टाइम नहीं मिल पाता इतना। ठीक है, तो आप लोगों के डाउट भी मैं आंसर करता हूं। आप लोग जो व्हाट्सएप पर डाउट डालते हैं वो भी मैं आंसर करता हूं। तो इस पर जो है आप इस नंबर पर कोई भी कोर्स की जानकारी लेनी है या फिर कहें कुछ भी जानकारी चाहिए, आप इस नंबर पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। 7880497104 पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपका बच्चों 12, 12वां प्रश्न है, व्हाट इज द कार्बन नाइट्रोजन रेशियो ऑफ ह्यूमस। ह्यूमस का कार्बन नाइट्रोजन अनुपात कितना होता है? 10:1, 12:1, 9:1 या 100:1। आपका जो ह्यूमस होता है भाई, ह्यूमस या फिर कहें ह्यूमस का कार्बन नाइट्रोजन अनुपात कितना होता है? तो भैया ह्यूमस का जो कार्बन नाइट्रोजन अनुपात होता है क्या होता है? 10:1। 10:1 क्या होता है? ह्यूमस का कार्बन नाइट्रोजन अनुपात। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट कैन बी यूज फॉर द रिक्लेमेशन ऑफ द सैलाइन सॉइल। लवणीय मिट्टी के सुधार के लिए किसका उपयोग किया जाता है भाई? FYM का, जिप्सम का, लाइमस्टोन या अफरोक सभी का? तो भैया FYM फार्म यार्ड मैन्योर नॉर्मली खाद है। आपका जिप्सम की बात करें तो क्षारीय मृदा के सुधार में प्रयोग किया जाता है आपका, है ना। जिप्सम क्या कहां पर प्रयोग किया जाता है? आपका क्षारीय मृदा में प्रयोग किया जाता है। आपका जो लाइमस्टोन है ये आपकी अम्लीय मृदा के सुधार के लिए किया जाता है ना। और यहां पर FYM की बात करें तो यह नॉर्मली आपके लवणीय मृदा के सुधार में प्रयोग किया जाता है। किसका? आपका FYM, है ना। तो राइट आंसर ऑप्शन ए FYM हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर डायग्नोस्टिक हॉरिजॉन कॉल्ड एज। निदान क्षितिज किसे कहते हैं? जेनेटिक हॉरिजॉन, अनुवांशिक संस्तर पैडॉन्स को, एपीपैडॉन या एंडोपैडॉन को किसे हम निदान क्षितिज या डिग्नोस्टिक हॉरिजॉन कहा जाता है? तो भैया जो आपका एपीपैडॉन है, एपीपैडॉन्स को हम क्या कहते हैं? डिग्नोस्टिक हॉरिजॉन कहते हैं। किसे? आपका एपीपैडॉन को। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 है,
व्हाट इज द जनरल पीएच ऑफ हिल सॉइल? पहाड़ी मिट्टी का सामान्य पीएच मान कितना होता है? एसिडिक होता है, अम्लीय, एल्कलाइन, क्षारीय होता है, लवणीय होता है, नेचुरल या सामान्य होता है। तो देखिए आपकी पहाड़ी मृदा है, पहाड़ी मृदा है, ज्यादा बारिश होती है, ज्यादा बारिश होती है तो क्षार नीचे निक्षालित हो जाते हैं, है ना। तो बचते क्या है भाई? अम्ल बचते हैं। तो ज्यादातर जो हमें पहाड़ी मृदा देखने को मिलती है, कैसी देखने को मिलती है? अम्लीय देखने को मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु रोट द बुक हॉर्स होइंग हजबेंड्री? हॉर्स होइंग हजबेंड्री पुस्तक किसने लिखी? लीबिग ने, ऑर्थर यंग ने, जेथ्रो टुल ने या बेकर ने? किसने लिखी है भाई? तो भैया हॉर्स होइंग हजबेंड्री आपके टिलेज के जनक जेथ्रो टुल और बीड साइंस के जनक जेथ्रो टुल द्वारा लिखी गई है, हॉर्स होइंग हजबेंड्री। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 है, द सॉइल फॉर्मेशन प्रोसेस इज टर्म्ड एज? मृदा निर्माण प्रक्रिया कहलाती है पेडोलॉजी, पेडोजेनेसिस, एडेफोलॉजी या मेट्रोलॉजी या मौसम विज्ञान? देखो आपकी मृदा का वर्गीकरण, मृदा के बारे में अध्ययन आपका कहलाता है पेडोलॉजी, मृदा का पौधे के संबंध में अध्ययन कहलाता है एडेफोलॉजी, और मृदा की उत्पत्ति का अध्ययन जो कहलाता है वो कहलाता है पेडोजेनेसिस। क्या कहलाता है बच्चों? पेडोजेनेसिस, मृदा की उत्पत्ति का अध्ययन। मृदा बनने या मृदा निर्माण की जो प्रक्रिया होती है उसे पेडोजेनेसिस कहते हैं, है ना। मृदा की उत्पत्ति का तो पेडोलॉजी कहलाता है ना। तो आपका जो मृदा निर्माण का जो अध्ययन है, मृदा निर्माण की जो प्रक्रिया है उसे क्या कहते हैं? पेडोजेनेसिस कहते हैं। ठीक, बी होगा राइट आंसर यहां पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 95% ऑफ अर्थ क्रस्ट इज मेड अप ऑफ? पृथ्वी की भूपर्पटी का 95% भाग किससे बना है? इग्नियस रॉक से, अग्नेय चट्टान से, सेडिमेंट्री रॉक से, अपसारी चट्टान से, मेटामॉर्फिक रॉक से, रूपांतरित चट्टान से या उपरोक्त सभी से? 95% भाग मृदा का या पृथ्वी का कौन बनाता है? तो भैया आग्नेय चट्टानें, जो मैग्मा या लावा के ठंडे होने से बनी है आपकी आग्नेय चट्टानें, ये 95% भाग बनाती हैं किसका बच्चों? पृथ्वी का, है ना। कौन सी चट्टानें? आग्नेय चट्टानें। नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 19 दिया हुआ है, What is an example of a chemical sedimentary rock? रासायनिक अवसादी चट्टान का उदाहरण क्या है? कोयला, पीट, लाइमस्टोन, चूना पत्थर या कॉन्ग्लोमेरेट या संगुटिका? किसे हम रासायनिक अवसादी चट्टान का एग्जाम्पल कहेंगे या उदाहरण है? तो भैया लाइमस्टोन, चूना पत्थर रासायनिक अवसादी चट्टान का क्या है बच्चों? उदाहरण है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न है, व्हाट इज द मटेरियल यूज्ड फॉर रिक्लेमेशन ऑफ एसिडिक सॉइल? अम्लीय मिट्टी के सुधार के लिए किस सामग्री का उपयोग किया जाता है? FIM, जिप्सम, आयरन पायराइट या लाइम? तो बच्चों पता है कि भाई हमारी जो अम्लीय मृदा है, अम्लीय मृदा के लिए क्या चाहिए होता है? चूना चाहिए होता है, लाइम चाहिए होता है या CaCO3 चाहिए होता है ना। तो राइट आंसर यहां पर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन डी, लाइम। क्या हो जाएगा? लाइम। ठीक, नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 21, प्रश्न नंबर 21 दिया हुआ है भाई, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज यूज्ड फॉर रिक्लेमेशन ऑफ सैलाइन सॉइल? निम्नलिखित में से किस विधि का उपयोग लवणीय मिट्टी के सुधार के लिए किया जाता है? प्रेस मड का, जिप्सम का, आयरन पायराइड, लीचिंग, फ्लडिंग, निक्षालन? तो देखो भैया ज्यादातर जो आपका एक है
कि सैलाइन सॉइल या फिर कहें आपका जो लवणीय मृदा है, इनके सुधार के लिए हम जो प्रयोग करते हैं लीचिंग या फ्लडिंग का प्रयोग करते हैं, या फिर कहें निच्छालन का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है बच्चों? निच्छालन का प्रयोग किया जाता है इसमें, है ना। लीचिंग करके हम लवणों को या नमक को नीचे निच्छालित कर देते हैं, जिससे हमारी जो लवणीय मृदा है या सैलाइन सॉइल है या ऊसर मृदा है उसका सुधार होता है। अगला प्रश्न है बच्चों, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर मेथड यूज्ड टू रिक्लेमेशन ऑफ एल्काइली सॉइल? निम्नलिखित में से कौन सी विधि क्षारीय मिट्टी के सुधार के लिए उपयोगी है? जिप्सम या आयरन पाइराइट का उपयोग, ग्रीन मैन्योर या हरी खाद का प्रयोग, रॉक फास्फेट का प्रयोग, ऑल एक्सेप्ट सी। तो यहाँ पर राइट आंसर जो हो जाता है बच्चों वो हो जाता है आपका ऑल एक्सेप्ट सी, मतलब सी को छोड़कर सभी। हम हरी खाद की फसलों का भी प्रयोग करते हैं, साथ में साथ आपका जो है साथ ग्रीन मैन्योर हरी खाद का आयरन पाइराइट जिप्सम का भी प्रयोग किया जाता है। किसके लिए बच्चों? आपके जो है क्षारीय मिट्टी के सुधार के लिए। नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 23, 23वां प्रश्न है वही लिखा हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हाईली सॉल्ट टॉलरेंट क्रॉप? निम्नलिखित में से कौन अत्यधिक नमक सहिष्णु फसल है? तो डेट, पाम, खजूर, वारले, जौ, ढैंचा या ऑल ऑफ द एबव, उपरोक्त सभी। तो भैया यहाँ पर कौन सी आपकी नमक सहिष्णु है? तो भाई यहाँ पर आपकी उपरोक्त सभी फसलें ये आपकी कैसी हैं? नमक सहिष्णु है। कौन सी जो है नमक सहिष्णु है? आपकी सभी, डेट पाम भी है, वार्ले भी है, ढैंचा भी है, ये सारी की सारी कैसी हैं? आपकी नमक सहिष्णु है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सॉल्ट सेंसिटिव क्रॉप? निम्नलिखित में से कौन सी नमक संवेदनशील फसल नहीं है? सनहैम, सनई, ग्राउंडनट, मूंगफली, उर्द बीन या स्पिनेच। तो नॉर्मली संवेदनशील की बात कर रहा है भाई, जिस पर आपका आसानी से प्रभाव पड़ जाए नमक का, है ना, तो वो क्या होती है? संवेदनशील होती है। अब भैया सहिष्णु तो भैया एक ही है यहाँ पर, कौन सी है? पालक या स्पिनेच। ये संवेदनशील नहीं है, किसके लिए? आपके नमक के लिए। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25, ऑन द बेसिस ऑफ कैपेबिलिटी और लिमिटेशन द लैंड आर ग्रुप्ड इनटू हाउ मेनी क्लासेस? क्षमता अथवा सीमाओं के आधार पर भूमियों को कितने वर्गों में बांटा गया है? 12, 10, 8 या 15? बताइए राइट आंसर क्या होगा यहाँ पर? ए, बी, सी या फिर डी? किसमें कितने में बांटा गया है आपका? तो भाई आपका जो मृदा को आपके ये कहें कि क्षमता अथवा सीमाओं के आधार पर 8 वर्गों में बांटा गया है। कितने वर्गों में बच्चों? 8 में, 12 नहीं, 8 वर्गों में बांटा गया है। 12 ग्रुप नहीं है, 8 ग्रुप है। एक क्वेश्चन आपका पूछा गया है, 12 नहीं है, 8 8 8 8 होगा यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोयल विच इज रेसिस्टेंट टू चेंज इन पीएच इज कॉल्ड? वह मिट्टी जिसमें पीएच में परिवर्तन के प्रति प्रतिरोध होता है कहलाती है सोयल वफरिंग, सी फ्लक्चुलेशन या डिफ्लक्चुलेशन? तो भैया उसे हम सोयल वफरिंग कहा जाता है, मतलब कि जिसमें आपका पीएच का परिवर्तन नहीं होता उसे क्या कहेंगे हम? सोयल वफरिंग कहते हैं। हाँ 12 होते वो अलग क्लासिफिकेशन है, ये आपका अलग क्लासिफिकेशन है। ठीक, क्षमताओं के आधार पर है, वैसे तो 12 है, पता है मुझे, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग न्यूट्रिएंट प्रेजेंट इन सॉइल हैविंग पीएच मोर देन 7? 7 से अधिक पीएच वाली मिट्टी में निम्नलिखित में से कौन सा पोषक तत्व मौजूद होता है? एल्यूमिनियम, आयरन, मैग्नीज या मोलिब्डेनम? तो भैया 7 से अधिक पीएच होगा ना, तो कौन सा तत्व ज्यादा मौजूद होगा? तो यहां पर देखो मोलिब्डेनम, कौन सा तत्व ज्यादा देखने को मिलेगा आपको? मोलिब्डेनम अधिक, मतलब कि ये कहें एल्किलाइन नेचर पर या अधिक पीएच पर हमें मोलिब्डेनम की उपस्थिति ज्यादा देखने को मिलती है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन,
क्वेश्चन नंबर 28 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर द मीडियम सॉल्ट टोलरेंट वेजिटेबल क्रॉप, निम्नलिखित में से कौन सी मध्यम नमक सहनशील सब्जी है? कैबेज, पत्ता गोभी, कॉलीफ्लावर, फूल गोभी, कैरेट, गाजर या उपरोक्त सभी। बताइए राइट आंसर क्या होगा, ए, बी, सी या फिर डी। कौन सी जो है मध्यम नमक सहिष्णु या फिर सहनशील सब्जी फसल है? तो यहाँ पर राइट आंसर की बात करें बच्चों तो ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी आपकी जो है नमक सहिष्णु है। आपका जो है यहाँ पर पत्ता गोभी है, कॉलीफ्लावर भी है, कैरेट भी है, कैसी है, नमक सहिष्णु है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29 है, जिप्सम इज यूज्ड फॉर रिक्लेमेशन ऑफ एल्काइली और सोडिक सॉइल, व्हाट इज द जिप्सम यूज पर हेक्टेयर? जिप्सम का उपयोग क्षारीय या सोडिक मृदा मिट्टी के सुधार के लिए किया जाता है। प्रति हेक्टेयर कितना जिप्सम प्रयोग किया जाता है? 5 क्विंटल प्रति हेक्टेयर, 6 क्विंटल, 8 क्विंटल या 10 क्विंटल? तो आपका 8 क्विंटल प्रति हेक्टेयर जो है जिप्सम का प्रयोग किया जाता है। कितना आपका? 8 क्विंटल प्रति हेक्टेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन, Which of the following is not a medium salt tolerant crop? निम्नलिखित में से कौन सा मध्यम नमक सहिष्णु नहीं है? सोरघम, बरसीम, ग्रेप्स या फालसा? तो राइट आंसर की बात करें बच्चों यहाँ पर ऑप्शन फालसा आपका नमक सहिष्णु है, अधिक नमक सहिष्णु, लेकिन मध्यम नहीं है। देखो बच्चों एक चीज मैं आपको बता दूं, क्लियर कर दूं, यहाँ पे मुझे 100 क्वेश्चन कराने होते हैं और लगभग आपका 1 से 1.5 घंटे में मुझे 100 क्वेश्चन कराने हैं। ठीक, तो यहां पर मैं 10 क्वेश्चन नहीं करा रहा हूं 1 घंटे में कि 10 क्वेश्चन जो है मैं अच्छे से बताऊं, है ना। 100 क्वेश्चन है, अगर इस 100 क्वेश्चन को मैं अच्छे से बताने जाऊंगा ना तो लगभग आपका यही क्लास 4 से 5 घंटे लेके जाएगी, है ना। तो 4 से 5 घंटे किसी के पास समय नहीं है, तो अभी डायरेक्टली मैं केवल आंसर बता दे रहा हूं यहाँ पर, है ना। केवल आपका जो है टेस्ट प्रैक्टिस करवा रहा हूं यहाँ पर। बाकी आपको जो है एक क्लास आपकी ली जाती है जिसमें आपके 10 क्वेश्चन ही कराए जाते हैं, 10 से 15 क्वेश्चन कराए जाते हैं, लेकिन डिटेल में कराए जाते हैं, मतलब कि पूरी तरह से डिटेल में बताया जाएगा उसमें। ठीक है, तो इसमें तो केवल आपको इसी तरह से पढ़ाया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31, 31वां प्रश्न है, Which of the following is the highly salt tolerant fruit crop? निम्नलिखित में से कौन अत्यधिक नमक सहिष्णु फल वाली फसल है? डेट पाम, खजूर, केला, आपका जो है मैंगो या बेर? तो भैया अत्यधिक नमक सहिष्णु की बात कर रहा है तो फल वाली तो एक ही है भैया, कौन? खजूर, डेट पाम, है ना, है ना। क्या है आपका? डेट पाम या खजूर है। ठीक, डेट पाम या खजूर। नेक्स्ट क्वेश्चन, Which of the following is are the salt sensitive fruit crop? निम्नलिखित में से कौन नमक के प्रति संवेदनशील फल वाली फसल? एप्पल, लेमन, स्ट्रॉबेरी या उपरोक्त सभी? तो यहाँ पर सभी जो है आपकी संवेदनशील फसल है, किसके लिए? आपकी नमक के प्रति, है ना, नमक के लिए क्या सहनशील है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका है 33। सॉइल इज मेड अप ऑफ वाटर, जल से, सॉलिड एंड गैस, ठोस व गैस से, सॉलिड से, वाटर, सॉलिड एंड गैस, जल, ठोस व गैस तीनों से। सॉइल किससे बनी होती है? मृदा किससे बनी होती है? तो भैया मृदा हमारी वाटर से भी बनी होती है, सॉलिड से भी बनी होती है और गैस के से भी बने होते हैं। आपका जल उपस्थित होता है ना मृदा में, आपकी एयर उपस्थित होती है ना, गैस का मतलब एयर से, हमारी वायु से, वायु उपस्थित होती है ना, ठोस तो है ही, आपका मिनरल वाटर है ही। तो इससे घटक कितने आपके सभी है, वाटर भी है, सॉलिड भी है और आपका जो है ठोस व गैस भी है। ठीक, क्रिटिकल सॉइल टेस्ट लेवल अप्रोच वाज गिवन बाय क्रांतिक मृदा परीक्षण स्तर प्रस्ताव ने दिया था। कौन सा आपका? सॉरी इसका क्वेश्चन थोड़ा सा, क्रिटिकल सॉइल टेस्ट लेवल अप्रोच वाज गिवन बाय क्रांतिक मृदा परीक्षण स्तर प्रस्ताव ने दिया था। कैट एंड नेल्सन ने, अर्नोन और स्ट्राउड ने, लारसेन ने या फिर कहें व्रे ने? किसने दिया था भैया क्रिटिकल सॉइल टेस्ट लेवल? किसने दिया भाई, बताइए आंसर। तो भैया ये दिया था आपका किसने? कैट और नेल्सन ने। क्रिटिकल सॉइल टेस्ट लेवल किसने दिया? कैट और नेल्सन के द्वारा दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर
आपका 35 है। नियर बाय कैनाल बैंक्स एरिया सॉइल बिकम्स, नहरों के आसपास वाली भूमियां निम्न में से किस प्रकार की हो जाती हैं? लवणीय, सैलाइन, एसिडिक, अम्लीय, न्यूट्रल, उदासीन, नन ऑफ दीज इनमें से कोई नहीं। तो भैया नहरों के किनारे पानी भर रहा है, पानी जमा हो रहा है, और पानी के जमा होने से हमारे सॉल्ट एकत्रित हो जाते हैं, जिससे आपका जो है भूमि कैसी होती है? सैलाइन हो जाती है, लवणीय हो जाती है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए सैलाइन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36। प्रश्न नंबर 36 है, द अरेंजमेंट ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी सॉइल पार्टिकल इज कॉल्ड एज, प्राथमिक एवं द्वितीयक मृदा कणों के विन्यास को कहते हैं सॉइल पोरोसिटी, मृदा सरंध्रता, सॉइल टेक्सचर, मृदा कणाकार, सॉइल स्ट्रक्चर, मृदा संरचना और उपरोक्त सभी। क्या कहोगे भैया? कणों का विन्यास हो रहा है, कण एक दूसरे से चिपक कर एक संरचना बना रहे हैं, एक विन्यास बना रहे हैं, तो उसे हम क्या कहेंगे भाई? आंसर कीजिए जल्दी से, ए, बी, सी या फिर डी। तो उसे भैया हम मृदा की संरचना कहेंगे। क्या कहेंगे बच्चों? मृदा संरचना या सॉइल स्ट्रक्चर कहेंगे। क्या कहेंगे बच्चों? मृदा संरचना या सॉइल स्ट्रक्चर उसे हम कहेंगे। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ने से पहले थोड़ा सा जल ग्रहण कर लिया जाए, क्योंकि भले ही गर्मी नहीं है लेकिन आपको इतना बोलने से गला सूख जाता है। अगला प्रश्न है, रेड सॉइल आर मेनली फाउंड इन, लाल मृदाएं मुख्य रूप से पाई जाती हैं उत्तर प्रदेश में, तमिलनाडु में, राजस्थान या बिहार में। तो भैया लाल मृदा तो सर्वाधिक कहां देखने को मिलेगी भाई? तमिलनाडु में देखने को मिलेगी। कहां पर? तमिलनाडु के अंदर। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38, क्वेश्चन नंबर 38 है, इज यूज्ड फॉर द रिक्लेमेशन ऑफ एल्काइली सॉइल, का प्रयोग क्षारीय मृदा के सुधार के लिए किया जाता है। CaO का, CaCO3 का, आपका CaOH का होल ट्वाइज का, CaSO4 ट्वाइज H2O का। तो नॉर्मली आपका जो CaSO4 ट्वाइज H2O है, नॉर्मली क्या है आपका? जिप्सम है भाई, ये क्या है? जिप्सम है। और CaSO4 ट्वाइज H2O का प्रयोग किस लिए किया जाता है आपका? क्षारीय मृदा के सुधार के लिए। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, है ना। राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? डी हो जाएगा। 38 का डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। पीट सॉइल आर जनरली कैरेक्टराइज एज अ, पीट मृदा सामान्यतः निरूपित की जाती है ब्लैक हैवी एंड एसिडिक सॉइल, काली भारी एवं अम्लीय मृदा, रेड लाइट एंड एसिडिक सॉइल, लाल हल्की एवं अम्लीय मृदा, ब्लैक लाइट एंड एल्कलाइन सॉइल, काली हल्की एवं क्षारीय मृदा, या फिर कहें ब्लैक हैवी एंड नेचुरल सॉइल, या काली भारी एवं उदासीन मृदा। किस रूप में आपका इसको बताएंगे आप? बताइए राइट आंसर। राइट आंसर बताइए बच्चों यहाँ पर, ए, बी, सी या फिर डी। तो ये जो आपकी ये मृदाएं होती हैं काली होती हैं, हैवी एंड एसिडिक सॉइल होती हैं। काली भारी और अम्लीय मृदा होती हैं कैसी? आपकी पीट सॉइल। कौन सी? आपकी पीट सॉइल, है ना। आपका जो है ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40 है, ओल्डर एल्यूमियम सॉइल इज कॉल्ड एज, पुरानी एल्यूमियम मृदा कहलाती है बांगर, बर्टीसोल, खादर, एडिडीसोल। तो भैया नई नई जलोढ़ मृदा बन रही है तो वो तो कहलाएगी खादर, और पुरानी जलोढ़ मृदा बन रही है तो उसे हम क्या कहेंगे? बांगर। तो ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाता है वांगर, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका जो है 41 क्वेश्चन नंबर 41 है आपका, फाइंड आउट द करेक्ट स्टेटमेंट, सही कथन का पता लगाएं। क्वार्ट्ज क्लासिफाइड एज अ टेक्टोसिलिकेट मिनरल, क्वार्ट्ज वर्गीकृत है एक
टेक्टोसिलिकेट खनिज के रूप में। क्वार्टज क्लासिफाइड एज अ फाइलोसिलिकेट मिनरल, क्वार्टज वर्गीकृत है एक फाइलोसिलिकेट खनिज के रूप में। क्वार्टज क्लासिफाइड एज अ फोलिएटेड मिनरल, क्वार्टज वर्गीकृत है एक फोलिएटेड खनिज के रूप में। ऑप्शन डी है नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर जो है क्वार्टज के बारे में सही कथन हमें बताना है, तो भैया यहाँ पर ऑप्शन ए राइट है। क्वार्टज क्लासिफाइड एज अ टेक्टोसिलिकेट मिनरल, क्वार्टज वर्गीकृत है किसके रूप में आपका, टेक्टोसिलिकेट खनिज के रूप में। तो ऑप्शन ए यहां पर राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42 है। 42वां प्रश्न है, एग्जाम्पल ऑफ इग्निशियस रॉक इज, अग्नेय चट्टान का उदाहरण है जेनेसिस या जेनेसिस, स्लेट, मार्बल या फिर डायोराइट। आग्नेय चट्टान यहां पर कौन सी है भैया? देखो मार्बल होगी नहीं, स्लेट होगी नहीं, जेनेसिस होगी नहीं, बचा क्या, डायोराइट। डायोराइट कैसी है भैया? आग्नेय चट्टान है ना। ऑप्शन डी डायोराइट यहां पर राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 43, 43वां प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 43 है आपका, द इनहेरेंट कैपेसिटी ऑफ सॉइल टू सप्लाई एसेंशियल प्लांट न्यूट्रिएंट इज कॉल्ड एज, मृदा की अंतर्निहित क्षमता जो पौधों के लिए आवश्यक पोषक तत्व प्रदान करती है कहलाती है फर्टिलाइजर, उर्वरक, सॉइल फर्टिलिटी, मृदा उर्वरता, सॉइल प्रोडक्टिविटी, मृदा उत्पादकता, सॉइल कलर, मृदा रंग। तो भैया मृदा क्षमता जो पौधों को न्यूट्रिएंट प्रोवाइड है या पोषक तत्व प्रोवाइड कराती है या प्रदान कराती है, तो उसे हम क्या कहते हैं, मृदा उर्वरता। मृदा उर्वरता कहेंगे। और मृदा की प्रति हेक्टेयर उत्पादन करने की क्षमता को हम क्या कहते हैं, सॉइल प्रोडक्टिविटी या मृदा उत्पादकता कहा जाता है। क्लियर इतना बच्चों? नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। एट विच पीएच बेटर ग्रोथ ऑफ प्लांट इज फाउंड, किस पीएच मान पर पौधों में सर्वाधिक वृद्धि होती है? 4 से 5 पर, 5 से 6, 6.5 से 7.5 पर या 8 से 9 पर। तो नॉर्मली बच्चों आपका जो है 6.5 से 7.5 पीएच पर आपका पौधों की अच्छी वृद्धि देखने को मिलती है। तो यहाँ पर ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 45 है। Which one of the following parent material is transported by gravity? निम्नलिखित में से किस पैतृक पदार्थ का परिवहन ग्रेविटी द्वारा होता है? ग्लेशियल का, कोल्यूवियल का, इओलिन या फिर कहें एल्यूवियल। तो भैया किसके द्वारा कह रहा है आपका? ग्रेविटी के द्वारा कह रहा है ना। तो ग्रेविटी के द्वारा हो रहा है, पानी के द्वारा तो एल्यूवियल कहलाता है, ग्रेविटी से हो रहा है, गुरुत्वाकर्षण से हो रहा है तो उसे कोल्यूवियल कहेंगे। क्या कहेंगे बच्चों? कोल्यूवियल कहेंगे। क्या कहेंगे बच्चों? कोल्यूवियल। 45 का बी राइट आंसर हो जाएगा। 45 का बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 46 है। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ सैलाइन सॉइल एट 25 डिग्री सी एज, 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर लवणीय मृदाओं की विद्युत चालकता होती है 4 डेसीसाइमन प्रति मीटर से कम, 4 डेसीसाइमन प्रति मीटर से कम, अधिक, या फिर कहें आपका 2 डेसीसाइमन प्रति मीटर से कम या 2 डेसीसाइमन प्रति मीटर से अधिक। तो नॉर्मली आपकी जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होती है सैलाइन सॉइल की वो होती है 4 डेसीसाइमन से अधिक होती है ना। तो ऑप्शन बी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा, है ना। 4 डेसीसाइमन से अधिक होती है। ठीक, क्षारीय मृदा की 4 डेसीसाइमन से कम होती है। नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। मृदा उर्वरता ह्रास होता है लगातार फसलों के उगाने से, उर्वरकों के असंतुलित प्रयोग से, आवश्यकता से अधिक सिंचाई करने से या दोषपूर्ण जल निकास से। तो नॉर्मली आप भैया उर्वरता का कब ह्रास होगा? जब आप अधिक से अधिक फसलें उगाओगे, है ना। तो कंटिन्यूअसली अधिक से अधिक फसलें उगाने से मृदा में उर्वरता का क्या होता है? ह्रास होता है भाई। तो यहां पर ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन,
क्वेश्चन, एवरेज कंटेंट ऑफ सिलिका इन सॉइल इज, मृदा में सिलिका का औसतन प्रतिशत होता है 24%, 30%, 27% या 32%। तो आपका मृदा में एवरेज सिलिका की बात करें तो वो होती है भाई आपकी जो है 30%, 30% सिलिका पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 49 है, पैसिव फैक्टर्स ऑफ सॉइल फॉर्मेशन इंक्लूड्स, मृदा निर्माण के निष्क्रिय कारकों में शामिल करते हैं आपका पेरेंट मटेरियल, पैतृक पदार्थ, क्लाइमेट जलवायु, ऑर्गेनिज्म, जीव, नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। पैसिव फैक्टर या फिर निष्क्रिय क्या आ जाता है यहाँ पर भैया, निष्क्रिय तो एक ही चीज है भाई, क्या है भाई बताइए जल्दी से। निष्क्रिय आपकी एक की है, वो है आपके पैतृक पदार्थ। अब भाई चट्टान है, पत्थर है, ये थोड़ी ना आपका एक स्थान से दूसरे स्थान पर चलेगा, ये तो आप जहां लुढ़का दोगे वहां लुढ़क जाएगा, है ना। चट्टाने हैं, जहां डाल दोगे वहां चली जाएंगी, है ना। तो यहां पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, पेरेंट मटेरियल या फिर कहे आपका पैतृक पदार्थ। अब देखिए आपको वहां पर ऑप्शन के अकॉर्डिंग जाना पड़ेगा दीक्षा जी, है ना। अधिक फसलें उगाओगे तो उससे क्या होगा, मिट्टी आपकी जो उर्वरता का ह्रास होगा। बाकी आपकी चीजें है कि भाई फर्टिलाइजर डाल रहे हो उससे मिट्टी बंजर हो रही है, वो चीज नहीं कह रहा है यहाँ पर। मृदा की जो है आपकी उर्वरता में ह्रास किससे होता है, तो अधिक फसलें उगाने से होता है। मतलब क्लिस्टर क्लियर क्वेश्चन, क्रिस्टल क्लियर जो है आंसर आप जो है याद रखिए। अगला क्वेश्चन है, द एग्रोनॉमिक मेजर्स ऑफ सॉइल कंजर्वेशन आर इफेक्टिव अप टू द स्लोप ऑफ, मृदा संरक्षण की शस्य विधियां कितने प्रतिशत ढाल तक प्रभावी होती है, 2%, 4%, 6% या 10%। तो भैया मृदा संरक्षण की जो शस्य विधियां होती है ना बच्चों, वो 2% तक ही जो है आपकी क्या होती है, आपकी जो है ये कह सकते हैं प्रभावी होती है। उसके बाद आपकी जो है क्या आ जाती है, मैकेनिकल आ जाती है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 51 है आपका, विच काइंड ऑफ वाटर इरोजन इज आल्सो नोन एज सॉइल फर्टिलिटी इरोजन, जल क्षरण की कौन सी किस्म मृदा उर्वरता क्षरण के नाम से भी जानी जाती है, तो भैया सीट इरोजन या परत इरोजन या परत क्षरण। आज थोड़ा सा एक गलती हो गई कि मैंने चेक नहीं किया और पीडीएफ पूरी थोड़ी सी हाईलाइटेड है ना। तो यहाँ पर आंसर रखिए आप लोग, सही रहेगा सीट इरोजन, है ना। इसे हम डेथ ऑफ फार्मर कहते हैं। डेथ ऑफ फार्मर कहने का कारण ये है कि इसमें भैया मृदा से आपके न्यूट्रिएंट चले जाते हैं, पोषक तत्वों की हानि होती है ना। या फिर कहें आपकी मृदा उर्वरता का क्या होता है, क्षरण होता है, जिस कारण से डेथ ऑफ फार्मर भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 52 है, रेड कलर ऑफ द सॉइल इज ड्यू टू, मृदा का लाल रंग किसके कारण होता है, हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, सिलिका या ऑर्गेनिक मैटर। तो भैया हेमेटाइट के कारण जो है क्या होता है, लाल कलर या रेड कलर होता है। अरे भैया कुछ के आपके हाईलाइटेड रह गए, इस वजह से जो रेड आपका शो होने लगे आंसर, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द प्रोसेस ऑफ कंजर्वेशन the process of conservation of available form of nutrient into unavailable form through microbial action is known as, सूक्ष्म जैविक क्रिया के माध्यम से उपलब्ध पोषक तत्व के रूप में अनुपलब्ध पोषक तत्वों में बदलने की क्रिया क्या कहलाती है। यहाँ पर ये पूछा गया है क्या कहलाती है। तो यहाँ पर बात करें बच्चों राइट आंसर की, तो पहले तो हम ऑप्शन देखेंगे, है ना। 53 ऑप्शन देखिए, पहला ऑप्शन है आपका इमोबिलाइजेशन, इसको नोटिस ही नहीं कीजिए आप लोग, है ना। कुछ लोग की आंखें ज्यादा चलती है ना, इस वजह से इमोबिलाइजेशन। सेकंड है आपका ऑप्शन बी, ये ऑप्शन ए हो गया इमोबिलाइजेशन। ऑप्शन बी है आपका बच्चों खनिजीकरण या मिनरलाइजेशन। मिनरलाइजेशन। ऑप्शन सी है फिक्सेशन।
ठीक है। और ऑप्शन डी है भैया नन ऑफ दीज, नन, है ना। बताइए राइट आंसर क्या होगा। अब भैया आपका जो है सुनो, नॉर्मली सूक्ष्मजीवों द्वारा जैविक क्रिया के माध्यम से उपलब्ध पोषक तत्व के रूप में अनुपलब्ध पोषक तत्व में बदलना। अब जैसे भैया आपने क्या किया कि उपलब्ध पोषक तत्व है इनको अनुपलब्ध के रूप में बदल दिया, तो वो क्या कहलाता है आपका इमोबिलाइजेशन कहलाता है ना। आपने जैसे मान के चलो कि आपने क्या किया कि सीधा सीधा आपने क्या किया कि कार्बनिक पदार्थ को सड़ा, ठीक है, कार्बनिक पदार्थ के सड़ने से जो आपको एक है पोषक तत्व मिलेंगे वो मिनरलाइजेशन कहलाएगा। और जब आपके पौधे इसको यूटिलाइज करेंगे या फिर कहें उपयोग करेंगे तो उसे हम क्या कहेंगे, इमोबिलाइजेशन कहेंगे। मतलब पौधों द्वारा यहाँ पर उपलब्ध पोषक तत्व के रूप में अनुपलब्ध पोषक तत्व में बदला जाता है। किसके द्वारा, पौधों द्वारा बदला है, मतलब पौधे अपटेक कर लेते हैं। अब भैया पौधों ने ले लिया है, वो किसके रूप में, अनुपलब्ध रूप में हो गए हैं, कार्बनिक पदार्थ में बन गए हैं। जब कार्बनिक पदार्थ का मिनरलाइजेशन होगा, देखो आपका यहां से ऑर्गेनिक फॉर्म से, सॉरी इनऑर्गेनिक फॉर्म से आपका खनिज से कार्बनिक पदार्थ में कन्वर्ट हो गए, कार्बन, तो इसे क्या कहेंगे, इमोबिलाइजेशन, या फिर कहें आपका स्थिरीकरण। और जब आपके कार्बनिक पदार्थ खनिजों में परिवर्तित होते हैं, मिनरल्स में परिवर्तित होते हैं जैसे नाइट्रोजन, तो उसे हम क्या कहते हैं, मिनरलाइजेशन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 54, 54वां प्रश्न है, विच सॉइल हैज द हाईएस्ट कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी, सीईसी, किस मृदा की धनायन विनिमय क्षमता सर्वाधिक होती है, दोमट मृदा की, लोमी सॉइल की, सैंडी लोम की, रेतीली दोमट की, सैंडी सॉइल्स की, रेतीली मृदा की, या क्ले लोम की। तो नॉर्मली सर्वाधिक जो सीईसी होती है वो क्ले लोम की होती है, चिकनी दोमट की। बेसिकली सर्वाधिक किसकी होती है, सीईसी की होती है ना। तो आपका सीईसी का जो है सर्वाधिक, सॉरी क्ले मृदा की सर्वाधिक सीईसी होती है। तो यहाँ पर चिकनी दोमट, चिकनी दोमट, तो सीईसी किसकी होगी आपकी, सर्वाधिक चिकनी दोमट की, सीईसी या कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी अधिक होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द टोटल लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम सॉइल एंड प्लांट सरफेस इज नोन एज, मृदा पादप पृष्ठ से जल की कुल हानि कहलाती इवेपो ट्रांसपायरेशन। इवेपोरेशन कहां से, बाष्पीकरण आपका जो है मृदा सतह से, और आपका जो है ट्रांसपायरेशन बाष्पोत्सर्जन आपका पौधों की सतह से। तो उसे इन दोनों को मिलाकर इवेपो ट्रांसपायरेशन कहा जाता है, उसे लाइसेमीटर द्वारा मेजर किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 56, 56वां प्रश्न है, सॉइल क्रस्टिंग इज अ प्रॉब्लम इन, मृदा पर पपड़ी जमना किसमें एक समस्या है, बर्टी सॉइल में, अल्फी सॉइल, एरिडी सॉइल, या इंसेप्टी सॉइल। तो भैया ये समस्या है आपकी लाल मृदा की, रेड सॉइल में ज्यादातर आपको देखने को मिलता है, अल्फी सॉइल में ज्यादातर देखने को मिलता है क्या, सॉइल क्रस्टिंग या भू पपड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, डार्सीज लॉ इज रिलेटेड टू, डार्सी का नियम संबंधित है फ्लो ऑफ लिक्विड थ्रू पोरस मीडियम, छिद्रपूर्ण माध्यम से तरल का प्रवाह, इनफिल्ट्रेबिलिटी, या फिर कहें आपका परमेबिलिटी या पारगम्यता, या वाटर पोटेंशियल। तो भैया डार्सी का नियम संबंधित है फ्लो ऑफ लिक्विड थ्रू पोरस मीडियम या छिद्रपूर्ण माध्यम से आपका जो है तरल का प्रवाह है, क्या कहलाता है आप, सॉरी किससे संबंधित है, आपके डॉर्सी लॉ से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 58, 58वां प्रश्न है, सॉइल कंपैक्शन कॉल्ड बाय यूज ऑफ हैवी मशीनरी, भारी मृदा मशीनरी के प्रयोग द्वारा मृदा दृढ़ता, इंक्रीज सॉइल एरोडिबिलिटी, मृदा पर्दनीयता को बढ़ाता है, डिक्रीज सॉइल एरोडिबिलिटी, मृदा पर्दनीयता को घटाता है, नो इफेक्ट ऑन सॉइल एरोडिबिलिटी, मृदा पर्दन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, नन ऑफ इनमें से कोई नहीं। अब भैया देखो, सॉइल कंपैक्शन से मतलब है आप भारी मशीनरी चला रहे हो, ऊपर तो आप जुताई कर लोगे, ऊपर तो आप नॉर्मली उसको भुरभुरा कर दोगे, ऊपर तो आप ऊपर से तो क्या कर दोगे, नॉर्मली मिट्टी को अच्छा कर दो, लेकिन आप यहाँ पर प्रेशर डाल रहे हो तो निचली मृदा भी दब रही है, उससे क्या हो रहा है, सॉइल कंपैक्शन हो रहा है, जिससे आपकी जो निचली मृदा है वो कैसी कठोर है, मतलब उसमें कंपैक्शन ज्यादा, जुड़ाव ज्यादा है, जिससे आपका पानी नीचे नहीं जा पाएगा, और नीचे नहीं जाएगा पानी तो ऊपर से फ्लो करेगा, और ऊपर से फ्लो करेगा तो नॉर्मली क्या करेगा, मृदा कटाव करेगा, है ना। तो यहां पर क्या करेगा, इंक्रीज सॉइल एरोडेबिलिटी, मृदा अपर्दनीयता को बढ़ाता है। कौन आपका जो है सॉइल, मतलब अब ये कहे कि हैवी मशीनरी का प्रयोग सॉइल कंपैक्शन के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन,
यूनिवर्सल सॉइल लॉस इक्वेशन यूएसएलई प्रपोज्ड बाय सार्वजनिक मृदा ह्रास समीकरण द्वारा प्रस्तावित किया गया था, विली द्वारा, विच मेयर द्वारा, पेनमैन द्वारा, या फिर कहें ब्लेनी और क्रेडल द्वारा। तो भैया ये विच मेयर द्वारा, विश मेयर द्वारा जो है प्रस्तुत किया गया था आपका क्या, मृदा ह्रास समीकरण या सॉइल लॉस इक्वेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 60 है। 60वां प्रश्न है, of the four major groups of biostimulant which of one provide protection from biotic and abiotic stress, जैव उद्दीपकों के मुख्य 4 समूह में से कौन जैविक और अजैविक दवाओं से रक्षा उपलब्ध कराता है। ह्यूमिक सब्सटेंस, ह्यूमिक पदार्थ, अमीनो एसिड प्रोटीन या हाइड्रोलाइट्स, या फिर कहें अमीनो अम्ल या प्रोटीन हाइड्रोलाइट्स, प्लांट ग्रोथ प्रोमोटिंग बैक्टीरिया, पादप वृद्धि बढ़ाने वाले जीवाणु या उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर ऑप्शन बी अमीनो एसिड या प्रोटीन हाइड्रोलाइसेट जो है नॉर्मली क्या करते हैं, दबाव से रक्षा उपलब्ध कराता है। कौन आपका, या फिर कहें जैविक और अजैविक दबाव से क्या करता है, रक्षा उपलब्ध कराता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 61। 61वां प्रश्न है, Which one of the following is used as an antiseptic as well as to treat some kind of infection in animals? निम्नलिखित में से कौन सा एक रोगाणु रोधक के साथ जानवरों में संक्रमणों के कुल प्रकारों के उपचारित करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है, प्रयुक्त किया जाता है। तो यहां पर ऑप्शन देखिए, ऑप्शन फर्स्ट है आपका यूरिया, ऑप्शन ए है यूरिया, ऑप्शन बी है आपका बच्चों फॉस्फोरिक अम्ल या फिर कहें फॉस्फोरिक एसिड, फॉस्फोरिक एसिड, ठीक। ऑप्शन सी है आपका क्लोरोफॉर्म, ऑप्शन डी है, ऑप्शन डी है आपका बच्चों बोरिक एसिड। किसका प्रयोग एंटीसेप्टिक के रूप में भी किया जाता है, जानवरों के उपचार के लिए भी किया जाता है। बताइए राइट आंसर क्या होगा यहाँ पर, ए बी सी या फिर डी, क्या होगा राइट आंसर। तो बच्चों यहाँ पर बात करें सही उत्तर की, तो यहाँ पर सही उत्तर आपका हो जाता है ऑप्शन डी बोरिक एसिड। किसका, बोरिक एसिड का प्रयोग आपका जो है रोगाणु रोधक के साथ जानवरों में संक्रमणों के कुल प्रकारों को कम करने के लिए प्रयोग किया जाता है। किसका, आपका जो है बोरिक एसिड का, किसका, बोरिक एसिड। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाता है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 62। उत्तर प्रदेश के भावड़ क्षेत्र में किस प्रकार की मृदा पाई जाती है, महीन जलोढ़, ककरीली पथरीली, महीन जलोढ़ या भूर। तो भैया नॉर्मली ककरीली पथरीली पाई जाती है। भावड़ क्षेत्र में कैसी पाई जाती है, ककरीली पथरीली मृदा पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लाल मिट्टियां पाई जाती है आगरा मथुरा में, एटा मैनपुरी में, सीतापुर बाराबंकी में, मिर्जापुर झांसी में। तो मिर्जापुर झांसी में हमें लाल मृदाएं नॉर्मली देखने को मिलती है, कैसी, रेड सॉइल। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 64 है, उत्तर प्रदेश में किस प्रकार की मिट्टी अधिकांशतः पाई जाती है, बलुई मृदा, जलोढ़ मृदा, लाल मृदा या लाल और काली मृदा। तो नॉर्मली हमें पता है कि भाई जलोढ़ मृदा का सर्वाधिक क्षेत्र कहां पर है, उत्तर प्रदेश में। तो सर्वाधिक कहां पाई जाती है भाई, जलोढ़ मृदा उत्तर प्रदेश में पाई जाती है। राइट आंसर क्या हो जाएगा, जलोढ़ मृदा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, काली मिट्टी को के भी कहते हैं रेगोर, ह्यूमस, बांगर या क्रिस्टलीय। तो भैया इसे रेगोर मृदा के नाम से जाना जाता है। काली मृदा को क्या कहते हैं, रेगोर, कपास की काली मृदा या फिर कहे आपका जो है रेगोर मृदा के नाम से जाना जाता है इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 66। 66वां प्रश्न है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स डाटा में सभी डिवाइसेज को जोड़ने के लिए किस प्रोटोकॉल का उपयोग किया जाता है, टीसीपी आईपी का, टी नेटवर्क का, यूडीपी का, एचटीटीपी का। तो भैया यहाँ पर टीसीपी या आईपी का प्रयोग किया जाता है। इंटरनेट के माध्यम, इंटरनेट ऑफ थिंग्स डाटा में सभी डिवाइसेस को जोड़ने के लिए किस प्रोटोकॉल का उपयोग किया जाता है, टीसीपी और आईपी का।
MQTT का पूर्ण रूप क्या है? MQTT का पूर्ण रूप मास क्वेरी टेलीमेंट्री, मैसेज क्वी टेलीमेंट्री ट्रांसपोर्ट, मैसेज क्वेरी टेलीमेंट्री ट्रांसपोर्ट, या मास क्वायरिंग क्यूइंग टेलीमेंट्री ट्रांसपोर्ट। तो भैया यहाँ पर मैसेज क्यूई आपका जो है टेलीमेंट्री ट्रांसपोर्ट हो जाएगा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका जो है 68 है। डीप लर्निंग की पहली परत को क्या कहा जाता है? छुपी हुई परत, बाहरी परत, अंदरूनी परत, इनमें से कोई नहीं। तो भैया डीप लर्निंग की पहली परत को हम क्या कहते हैं? अंदरूनी परत कहते हैं। क्या कहते हैं? अंदरूनी परत कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, डीप लर्निंग की शुरुआत हुई थी 1943 में, 1962, 1968, 78 या 1989। तो भैया 1943 में डीप लर्निंग की क्या हुई थी? शुरुआत हुई थी। एक गलती से पीडीएफ में आपके आंसर शो हो गए हैं, ठीक है, वो मैंने हाईलाइट नहीं किए हुए हैं जानबूझ के, वो पहले था हाईलाइट, इसको हटाया भी था लेकिन वो देखा नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर जो है आपकी पीडीएफ वो यहाँ पर आ गई, ठीक। तो 1943 में डीप लर्निंग जो है की शुरुआत हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मशीन लर्निंग एआई का एक क्षेत्र है जिसमें लर्निंग एल्गोरिदम शामिल है, जो है क्या है भैया? ऑप्शन है आपके, जो है आपका ऑप्शन ए है, किसी कार्य को निष्पादित करने पर अनुभव के साथ, समय के साथ या उनके प्रदर्शन में सुधार करें, या फिर उपरोक्त सभी। तो भैया यहाँ पर राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका उपरोक्त सभी, या फिर कहें ऑल ऑफ दीज। क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी, उपरोक्त सभी। यहाँ पर हमारा क्वेश्चन पूछा गया था, यह क्वेश्चन था कि मशीन लर्निंग एआई का एक क्षेत्र है जिसमें लर्निंग एल्गोरिथम शामिल है, क्या क्या शामिल है इसमें? किसी कार्य को निष्पादित करने पर अनुभव के साथ, समय के साथ और उनके प्रदर्शन में सुधार करें, ठीक है। इसमें ये चीजें शामिल है, तो इसे उपरोक्त सभी राइट आंसर हो जाता है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन 71 है, संरचित और असंरचित डेटा को ऐसे प्रारूप में बदलने की प्रक्रिया क्या है जिसका आसानी से विश्लेषण किया जा सके? डेटा माइनिंग, डेटा वेयर हाउसिंग, डेटा इंटीग्रेशन या डेटा प्रोसेसिंग। तो भैया उसे हम क्या कहते हैं? डेटा इंटीग्रेशन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 72 है, कमजोर एआई क्या है? कंप्यूटर पर कार्यान्वित मानसिक मॉडल का उपयोग करके मानसिक क्षमताओं का अध्ययन, कंप्यूटर के भीतर मानव बौद्धिक क्षमताओं का अवतार, कंप्यूटर प्रोग्राम का एक सेट जो आउटपुट उत्पन्न करता है जिसे बुद्धि को प्रतिबिंब करने के लिए माना जाएगा, या यदि सभी का उल्लेख किया गया है, ठीक है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है कंप्यूटर पर कार्यान्वित मानसिक मॉडल का उपयोग करके मानसिक क्षमताओं का अध्ययन कहलाता है, कमजोर एआई कहलाता है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 73 है, निम्नलिखित में से किसे अवांछित व्यावसायिक ईमेल माना जाता है? वायरस, मेलवेयर, अवांछित ईमेल या फिर कहें उपरोक्त सभी। तो भैया स्पैम जो आता है आपके मतलब मोबाइल, यहाँ पर अवांछित ईमेल आ गया, स्पैम को क्या कहा जाता है? आपका अवांछित ईमेल या फिर कहें आपके अवांछित व्यावसायिक ईमेल को क्या कहा जाता है? स्पैम कहा जाता है। क्या कहा जाता है? स्पैम कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एमएस वर्ड को रन से शुरू किया जा सकता है, वर्ड द्वारा, बिन वर्ड द्वारा, बोर्ड मस द्वारा, वर्ड एमएस द्वारा या एमएस वर्ड द्वारा। तो भैया विन वर्ड द्वारा वर्ड को रन से शुरू किया जाता है या रन करके शुरू किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपका जो है 75 है, एमएस वर्ड में विकल्प पेज की सामग्री पीछे फीकी पाठ या फिर कहें घोस्टेड टेक्स्ट समृद्ध करने के लिए प्रयोग किया जाता है आपका पेज कलर, मार्जिन, हाइफनेशन या वाटरमार्क। तो भैया नॉर्मली हम पीछे एक आपको मतलब एक है बैकग्राउंड के रूप में देते हैं, इसे हम क्या कहते हैं? आपका वाटरमार्क कहा जाता है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? वाटरमार्क। नेक्स्ट क्वेश्चन, टेबल बनाते समय एमएस वर्ड में माउस पॉइंटर के जैसा दिखाई देता है, सीधी रेखा, पहले जैसा रहता है, पेंसिल के जैसा या वर्गाकार। तो भैया जब टेबल बनाते हैं एमएस वर्ड में तो वो कैसा दिखता है?
पेंसिल के जैसा दिखता है। कैसा दिखता है बच्चों? पेंसिल के जैसा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 77। एमएस वर्ड में कंट्रोल प्लस एंटर का प्रयोग किया जाता है कॉपी पेस्ट करने के लिए, पेज डिलीट करने के लिए, पेज ब्रेक करने के लिए या कट पेस्ट करने के लिए। किस लिए भैया प्रयोग किया जाता है आपका एंटर कंट्रोल प्लस एंटर का? बताइए राइट आंसर क्या होगा यहाँ पर? ए, बी, सी या फिर डी। कंट्रोल प्लस एंटर का प्रयोग किस लिए किया जाता है? तो भैया इसका लिया पेज को डिलीट करने के लिए। किस लिए किया जाता है? पेज को डिलीट करने के लिए। ठीक, तो यहां पर राइट आंसर हो जाएगा पेज डिलीट करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिबन पर मौजूद एक छोटा सा आइकन जो कि ग्रुप नाम के दाईं तरफ होता है, जिसको क्लिक करने पर क्या खुलता है? स्टेटस, कैट या फिर कहें क्यू या फाइल। तो यहाँ पर QAT हमारा खुलता है। ठीक, रिबन पर मौजूद एक छोटा सा आइकन जो कि ग्रुप नाम के दाईं तरफ होता है, जिसको क्लिक करने पर क्या खुलता है? QAT खुलता है। QAT खुलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 79। क्वेश्चन नंबर 79 है, एक कंप्यूटर पर उपलब्ध विकल्पों या कार्यों की ऑन स्क्रीन डिस्प्ले जो है लिस्टिंग क्या है? डॉक्यूमेंट, व्यू, टूल या मेन्यू। तो भैया उसे क्या कहते हैं? मेन्यू कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि एमएस वर्ड में 22 टाइप करना हो तो निम्नलिखित में से किस विकल्प का प्रयोग करें? सुपर स्क्रिप्ट का, सब स्क्रिप्ट का, बोल्ड का, पावर का। तो भैया यहाँ पर जो प्रयोग किया जाएगा आपका, वो प्रयोग किया जाएगा आपका सुपर स्क्रिप्ट का। एमएस वर्ड में 22 टाइप करना 22 टाइप करना हो तो किसका प्रयोग करना पड़ेगा? सुपर स्क्रिप्ट का प्रयोग करना पड़ेगा। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 81 है, कुशीनगर किस गणराज्य की राजधानी है? लिच्छवी गणराज्य की, बज्जी संघ की या शाक गणराज्य की या मल्ल? तो मल्ल गणराज्य की राजधानी हुआ करता था आपका कुशीनगर। ठीक, कौन सा था आपका जो है? कुशीनगर। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश किस क्षेत्र या जिले में नाथ संप्रदाय की नींव पड़ी जो हठ योग की अपनी विशिष्टता के लिए प्रसिद्ध है? वो है भैया गोरखपुर, है ना। नाथ संप्रदाय की जो है ये कहें कि आपकी नींव कहां से पड़ी थी? गोरखपुर के अंदर से। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 83 है, जैन एवं बौद्ध धर्म का उदय किस शताब्दी में हुआ था? चौथी शताब्दी ईसा पूर्व, छठी शताब्दी ईसा पूर्व, 7वीं शताब्दी ईसा पूर्व या 5वीं शताब्दी? तो भैया छठी शताब्दी में आपका जैन एवं बौद्ध धर्म का उदय हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ का जन्म राज्य के किस जिले में हुआ था? प्रयागराज, वाराणसी, कानपुर या गोरखपुर में? तो भैया वाराणसी के अंदर 23वें तीर्थंकर जो है पार्श्वनाथ का जन्म हुआ था। किसका हुआ था? पार्श्वनाथ का जन्म हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 85, जैन धर्म के किस तीर्थंकर का जन्म अयोध्या में नहीं हुआ है? संभवनाथ, ऋषभनाथ, सुमितनाथ या अनंतनाथ का? तो भैया ऋषभनाथ का जन्म जो है, सॉरी बच्चों, संभवनाथ का जन्म जो है आपका, संभवनाथ का जन्म कहाँ नहीं हुआ है आपका? अयोध्या में नहीं हुआ है। किसका? आपका संभवनाथ। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपका जो है 86 है, उत्तर प्रदेश के बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया और अपनी कार्यविधि की नींव रखी? कुशीनगर, संकीसा, सारनाथ या श्रावस्ती? तो उत्तर प्रदेश के सारनाथ में बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपका जो है 87 है, महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ था? काशी, लुम्बिनी, कुशीनारा या कुशीनगर, श्रावस्ती? तो भैया कुशीनारा, कुशीनगर में महात्मा बुद्ध को क्या मिला था आपका जो है, एक है कि परिनिर्वाण प्राप्त हुआ था। हाँ, श्रावस्ती में ज्यादा उपदेश दिए थे, है ना, श्रावस्ती में ज्यादा उपदेश दिए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
निम्न में से किस राजवंश का संबंध मगध साम्राज्य से नहीं था? हर्यक, शिशुनाग, शुंग या नंद? तो भैया शुंग वंश का संबंध किससे थे? नहीं था, मगध साम्राज्य से नहीं था। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में सबसे महत्वपूर्ण खनिज कौन सा है? सोना, चूना पत्थर, लोहा या तांबा? तो भैया सर्वाधिक चूना पत्थर पाया जाता है, लाइमस्टोन पाया जाता है यूपी के अंदर, है ना। महापरिनिष्क्रमण, हाँ जी, घर का त्याग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 90 है, 90वां प्रश्न है, मिर्जापुर जिले में किस खनिज का प्रमुख भंडार है? ग्रेनाइट का, चूना पत्थर, बॉक्साइट, सिलिका सैंड का? तो भैया ग्रेनाइट सर्वाधिक पाया जाता है मिर्जापुर में। क्या पाया जाता है? आपका ग्रेनाइट का भंडार है। कहां पर? आपका मिर्जापुर के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन, साहित्य अकादमी द्वारा भाषा सम्मान की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? 1990 में, 1999, 1996 या 2000 में? तो 1996 में साहित्य अकादमी द्वारा भाषा सम्मान की शुरुआत की गई थी। अगला क्वेश्चन, खरवार नामक जनजाति उत्तर प्रदेश के किस जिले में निवास करती है? बरेली में, मिर्जापुर में, मेरठ या कानपुर में? तो भैया खरवार आपकी मिर्जापुर जनपद में निवास करती है। खरवार जनजाति कहां पर? मिर्जापुर जो है जनपद में जो है पाई जाती है। ठीक, इतना ही इजी आएगा जी के, देख लेना। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश की खरवार जाति द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा त्योहार नहीं मनाया जाता? दीपावली, मकर संक्रांति, होली या ग्राम देवी पूजा? तो भैया ग्राम देवी पूजा जो है खरवार जाति द्वारा नहीं मनाया जाता, है ना। ये दांत काटने से पहले मनप्रीत यहां से गायब हो जाइए, है ना। आप लोगों की कमेंट बहुत हो रही है, आप लोग पढ़ने नहीं आते हो, यहाँ पर बातें करने आते हो, है ना। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित लोक नृत्यों में से कौन उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र का लोक नृत्य नहीं है? रबाला नृत्य, डांडिया नृत्य, बड़ैया नृत्य या राई नृत्य? तो भैया जो डांडिया नृत्य है ये आपका उत्तर प्रदेश के जो बुंदेलखंड क्षेत्र या बुंदेलखंड या फिर कहें उत्तर प्रदेश का ही नहीं है ना। ठीक, डांडिया नृत्य राइट आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन 95 है, उत्तर प्रदेश के किस जिले में भगवान बुद्ध की 51 फीट ऊंची प्रतिमा स्थापित की जाएगी? वाराणसी, गोरखपुर, कौशाम्बी या गोंडा के अंदर? तो भैया आपके जो कौशाम्बी है, कहां पर बच्चों? कौशाम्बी के अंदर 51 फीट लंबी बुद्ध की मूर्ति स्थापित की जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतरराष्ट्रीय आलू केंद्र लीमा पेरू की क्षेत्रीय शाखा उत्तर प्रदेश के किस जिले में है? मथुरा में, झांसी में, इटावा या आगरा में? तो भैया आगरा के अंदर इसकी क्षेत्रीय शाखा खोली गई है। ठीक है, नहीं आपका कमेंट देख रहे हैं हम, है ना। इतना इजी जीके नहीं आएगा, लेकिन हाँ थोड़ा सा हार्ड भी यहां पर रखा है हमने। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पर मेजर ध्यानचंद डिजिटल हॉकी संग्रहालय का उद्घाटन किस जिले में किया गया था? मथुरा में, झांसी, इटावा, आगरा में? तो भैया कहां पर किया गया था? झांसी के अंदर। कहां पर? झांसी के अंदर। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 गंगा नगरों की श्रेणी में उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला पहले स्थान पर रहा है? प्रयागराज, वाराणसी, बिजनौर या कन्नौज? तो भैया वाराणसी पहले स्थान पर रहा। गंगा नगरों की श्रेणी में उत्तर प्रदेश कौन सा जिला जो है पहले स्थान पर रहा स्वच्छ सर्वेक्षण में? तो वाराणसी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 99 है, उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद स्थापित किया गया था 1981 में, 1972, 1989, 1985? तो भैया 1989 में जो है उत्तर प्रदेश में आपका क्या स्थापित किया गया था? उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद। अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी नहर है? यमुना नहर, शारदा नहर, केन नहर या बाण सागर नहर? तो भैया शारदा नहर उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी नहर है। यहां पर 100 क्वेश्चन आपके समाप्त हो जाते हैं, है ना। देखिए बच्चों, आपका जो हमने बताया था ये टॉपिक वाइज सेट है, इसमें इजी आपका लेवल जो है नॉर्मली टॉपिक वाइज के अकॉर्डिंग है तो इजी लग रहा है। जब हम फुल कराएंगे ना तब आपको समझ आएगा कि लेवल क्या है ना। आप फुल सेट लगाइए ऑफलाइन में, हमारे ऑनलाइन में भी जल्दी ही शुरू करने वाले हैं फुल सेट। ठीक है,
डेली का फुल सेट शुरू करेंगे ऑनलाइन में आपका, ठीक है। ऑफलाइन में चल ही रहे हैं, ठीक है। ठीक, तो आप लोग जो है बढ़िया से अगर कि ऑनलाइन सेट पेपर लगाना चाह रहे हो कि सर हमें ऑफलाइन जैसा ऑनलाइन सेट पेपर लगाना है डेली के डेली एक, ठीक है, फुल लेंथ, तो आप लोग हमसे संपर्क कर सकते हैं। ऑफलाइन जो आना चाहे तो सेट पेपर स्टार्ट हो चुके हैं हमारे ऑफलाइन भी, तो ऑफलाइन भी आप लोग सेट पेपर लगा सकते हैं डेली के डेली। अरे बच्चों आपको मतलब कि अदर लोग 10 सेट दे देंगे, 20 सेट दे देंगे, बहुत से बहुत 30 सेट दे देंगे, हम आपको पर मंथ या फिर कहें पर मंथ 30 सेट दे रहे हैं, मतलब कि कंटिन्यूअसली फिर आपका जैसे जैसे बनते जाएंगे वैसे वैसे आपके जो है सेट आपको मिलते जाएंगे। करीबन 60 से 70 एग्जाम तक आपके सेट बनते रहेंगे, ठीक है। तो इतने क्वेश्चन कवर कर देंगे ना सेट में कि आप खुद कहोगे कि सर लेवल क्या है, लेवल, इससे क्वेश्चन आपका पूरा पूरा आ जाएगा। 40 तो आपके ब्रह्मास्त्र में कर दिया आपका टॉपिक वाइज, 24वां चल रहा है, 16 और बच्चे हैं इसके ब्रह्मास्त्र के, ये पूरे करा देंगे, फिर उसके बाद फुल चलने वाले हैं, है ना। तो इतने सेट कोई नहीं करा सकता हमारे हिसाब से, है ना। और जल्द ही आप लोगों के लिए खुशखबरी है, ब्रह्मास्त्र का 60 सेट पेपर का, ब्रह्मास्त्र का 60 सेट पेपर का पीडीएफ और साथ में साथ आपका प्रिंटेड फॉर्म में, प्रिंट पीडीएफ तो उपलब्ध है लेकिन आपका प्रिंटेड फॉर्म में जल्द ही लाने वाले हैं, जो कि आपके कुरियर के माध्यम से, हार्ड कॉपी के माध्यम से आपको घर पर भिजाया जाएगा, ठीक। जिसमें आपका जो है अभी थोड़ा सा 5 सेट रह गए हैं आपके ब्रह्मास्त्र के बनने को, वो बन जाएंगे तो वैसे नेक्स्ट संडे को या फिर कहें इसी संडे को आपको लॉन्च कर दिया जाएगा प्रिंटेड में। तो आपके घर पर 60 सेट पेपर, 40 टॉपिक वाइज और 20 आपके फुल सेट रहेंगे, है ना। तो आपका जो है इसको आप ज्वाइन कर सकते हैं ऑनलाइन भी ऑफलाइन भी। ऑनलाइन आपका पर डे सेट पेपर वाला हम एक चीज बना, मतलब ये कहेंगे आपका कोर्स बना देंगे जिसमें आप डेली ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। और जो बच्चे थोड़ी सी चीजें जानना चाहते हैं कि सर आप अपने कोर्सेज के बारे में बता दीजिए, वो रुक जाइए, थोड़ा सा आपको थोड़ा सा बताए दे रहे हैं कि भैया हमारे जो कोर्सेज हैं कौन कौन से चलते हैं, ठीक। ऑनलाइन में आपका जो ब्रह्मास्त्र सेट पेपर आपका जो चल रहा है इसका पीडीएफ कोर्स, मतलब बच्चे जो ये कहें कि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि पूरा वीडियो नहीं देखना चाहते, डायरेक्टली पीडीएफ लेना चाहते हैं, तो वो 60 सेट पेपर वाला ब्रह्मास्त्र ज्वाइन कर सकते हैं। 299 इसका पीडीएफ का प्राइस है और आपका 1000 आपका जो है प्रिंटेड का प्राइस रहने वाला है, ठीक। 20 फुल लेंथ सेट है, 40 टॉपिक वाइज सेट है, प्रिंटेबल पीडीएफ है, 65 क्वेश्चन कृषि के रहेंगे, 15 क्वेश्चन कंप्यूटर के, 20 क्वेश्चन यूपीजी के। पूरा पैटर्न जो यहाँ पर हम कराते हैं ना उसका पीडीएफ फॉर्म है। फिर आपका प्रिंटेड नोट्स अवेलेबल है, बिल्कुल सिलेबस के जैसा जैसा आपका सिलेबस है वैसे वैसे आपके प्रिंटेड नोट्स, सस्य विज्ञान से लेकर आपका कंप्लीट एनिमल हस्बेंड्री तक करीबन आपके 1450 पेजेस है। आपके पास इतना टाइम है कि आप लोग इतना पढ़ सकते हो, है ना। तो प्रिंटेड नोट्स आपके अवेलेबल है, आपका जो है 1500 रुपए में। आपको नंबर हमने बता ही दिया है, 7880497104 पर व्हाट्सएप मैसेज डालना है आपको, ठीक। आपका जो है योद्धा बैच, जो बच्चे फास्ट ट्रैक करना चाहते हैं, अब मतलब ये कहें कि 3 महीने में पूरा कोर्स करना चाहते हैं, उनके लिए हम लेकर आ रहे हैं 1 दिसंबर से योद्धा बैच, जिसके अभी एडमिशन चल रहे हैं। बेसिकली इसका प्राइस है 1999, लेकिन अभी 10% ऑफ चल रहा है। इसके अंदर आपको टेस्ट सीरीज भी मिलेगी, आपका जो है सेट पेपर भी मिलेंगे, ई बुक भी मिलेंगी, सारी चीजें इसके अंदर मिलने वाली, वीडियो क्लासेस भी मिलेगी, रिकॉर्डेड भी मिलेंगी, सारा कुछ इसमें मिलने वाला है। लास्ट डेट है एडमिशन की 30 नवंबर, लिमिटेड सीट है, अभी आपकी 30 सीट है, ठीक। 30 सीटें हैं, उसको आप जो है ज्वाइन कर सकते हैं। योद्धा बैच में फास्ट ट्रैक बैच है, मतलब ये आपका जो है पूरा सिलेबस कवर करेगा। 3 आवर डेली क्लास चलेगी, लाइव क्लास, नोट्स मिलेंगे, ई बुक मिलेंगी आपको, ई बुक पीडीएफ के फॉर्म में नोट्स मिलेंगे, 40+ टेस्ट मिलने वाले हैं और रिकॉर्डेड क्लास मिलने वाली है, ठीक। साथ में सीधी बात कह रहे हैं कि आपकी जो टेस्ट सीरीज है वो मिलेगी, आपके पीडीएफ नोट्स मिलेंगे सारे के सारे, आपको ब्रह्मास्त्र मिलेगा, इसके अंदर आपको जो है सारी चीजें मिलने वाली हैं। कितने में? आपके 1800 रुपए में, ठीक। नेक्स्ट आपकी टेस्ट सीरीज है, 299 में है आपकी टेस्ट सीरीज। 40 फुल टेस्ट मिलेंगे, 50 टॉपिक टेस्ट है और 30 सेक्शनल टेस्ट। प्राइस कितना है? 299 है। और जो बच्चे एक है प्रिंटेड अफोर्ड नहीं कर पाते,
1500 रुपये अफोर्ड नहीं कर पाते वो पीडीएफ कर सकते हैं। नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा वेबसाइट व एप्लीकेशन का, वहां से आप ये चीजें ज्वाइन कर सकते हैं, है ना। तो आपको क्या करना है, विजन एग्री एकेडमी की वेबसाइट या एप्लीकेशन पर जाना है, कृषि प्राविधिक सहायक का कंप्लीट सिलेबस पीडीएफ बंडल, इसमें आपको कंप्लीट कृषि कंप्यूटर यूपीजी की क्या मिले, पीडीएफ नोट, ये कितने के 499 में कंप्लीट पीडीएफ आपको मिलने वाली है। ठीक है, तो जल्दी से जाइए, आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा पीडीएफ का या फिर विजन एग्री एकेडमी का वेबसाइट व आपके जो है एक है एप्लीकेशन आप सर्च करोगे गूगल प्ले स्टोर पर, विजन एग्री एकेडमी मिल जाएगा, वहां से डाउनलोड करिएगा, साइन अप करिएगा और आप कोई भी अपना कोर्स परचेज कर सकते हैं। मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट सेशन में कल। धन्यवाद दोस्तों। एंड स्ट्रीम